नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे नए सेगमेंट RMG रिस्पॉन्सिबल मीडिया ग्रुप में हमारे बीच राजू साधवान जी हैं, जो प्रिंसिपल कॉरस्पॉन्डेंट हैं डाउन टू अर्थ नामक मैगजीन के, जिसका यूट्यूब चैनल भी है और उसके बाकी तमाम सेगमेंट भी हैं। राजू साधवान मेरे बहुत पुराने मित्रों में से एक हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकारों में इनका नाम शुमार है। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया ग्रुप के लेकर इनकी क्या मनोभावना है, मीडिया को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, मीडिया में किस तरह के बदलाव आने की ज़रूरत है, किस तरह के विषयों पर ये लोग काम करते हैं, किस तरह के विषयों को इन्होंने अब तक सहेज कर रखा है, समाज को परोसा है अपने लेखनी के माध्यम से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से। नमस्कार राजू जी। नमस्कार। आपका RMG में स्वागत है। द राइट पीपल हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर RMG हमारा एक सेगमेंट है और उसमें रिस्पॉन्सिबल मीडिया ग्रुप हमने इसलिए बनाया था कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोगों की हम मुलाकातें कर सकें जिनसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट समाज के या राष्ट्र के या पर्यावरण या प्रकृति के पक्ष में कुछ काम ले सकें या उन्हें दे सकें। हाल फिलहाल आप किस पद पर हैं और एज ऑन डे क्या काम कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी मैं एक मैगज़ीन में हूँ। मैगज़ीन के अलावा उसका वेबसाइट और यूट्यूब चैनल वगैरह भी है जी। ये मैगज़ीन करीब 35 साल पुरानी है और डाउन टू अर्थ इसका नाम है। डाउन टू अर्थ के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, जो CSC एक देश की बड़ी संस्था है जो पर्यावरण और विज्ञान पर काम करती है। तो इसके तहत हम लोग काम करते हैं। हमारी रिसर्च टीम्स भी हैं। उसके अलावा हम लोग भी जो काम करते हैं वो तकरीबन रिसर्च बेस्ड स्टोरीज होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं और पर्यावरण और विज्ञान पर हमारा मेन फोकस होता है। दोस्तों, पर्यावरण और विज्ञान बड़ा गूढ़ और बड़ा जटिल तो नहीं, लेकिन हाँ गूढ़ विषय जरूर है। पर्यावरण विज्ञान की बात करते हैं और कुछ जीवन से संबंधित इनके कुछ सवालात के ऊपर चर्चा करेंगे। पर्यावरण विज्ञान में क्या डिफरेंस मानते हैं, क्या है पर्यावरण और क्या है विज्ञान, और उसका आपस में क्या तारतम्यता है? देखिए, पर्यावरण का और विज्ञान का मतलब एक दूसरे का बिल्कुल एक जैसा ही वो है। पर्यावरण के बिना आप विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते, विज्ञान के बिना पर्यावरण की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि विज्ञान का जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान में कहीं कुछ ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान हुआ, तो विज्ञान और पर्यावरण में कभी कभी ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जब विज्ञान कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिससे कि पर्यावरण का नुकसान होता है तो वो मतलब उन दोनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है। तो विज्ञान में हम जब बात करते हैं तो हम आधुनिक विज्ञान की तो बात करते ही हैं, लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो पर्यावरण के दृष्टिगत है या नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा पारंपरिक जो विज्ञान है उसको भी अपने साथ रखते हैं। जो धरती में पहले से जो विज्ञान था उसको भी अपने साथ रखते हैं। हम विज्ञान उस विज्ञान के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान करता है। दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन इसी रिसर्च पे काम कर रहा है कि पर्यावरण और विज्ञान के बीच का जो अंतर है उसको कम किया जा सके और पर्यावरण के प्रति जो विज्ञान की जो भी रिसर्च है, खोज है, या जो भी तमाम तरह के प्रयास हैं जिस पे वो काम करता है वो उसको कम से कम नुकसान करे, उसके समाधान निकाले जा सकें, उन समाधानों को मिलकर ऑक्यूपाई किया जा सके और उस पर काम किया जा सके। ये हमारा भी सौभाग्य है कि राजू साधवान जैसे इतने उच्च कोटि के विद्वान हमारे बीच हैं जो इस विषय पर हमारे बीच चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान ने बहुत लंबे समय तक खोजें कही और उस खोज के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुविधा के तौर पर दिया। आप क्या मानते हैं, ये सुविधाएं हमारे जीवन के अंदर जब आती हैं तो नेचर का नुकसान करती हैं? ये इसका है चांसेस नुकसान के? सभी वैज्ञानिक शोध जितने भी हुए हैं, वैज्ञानिक रिसर्च जितने भी हुए हैं वो नुकसान करते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि नुकसान करते हैं। जैसे कि अब हम आजकल की ही बात करें तो एक हमारे देश में और फिर पूरी दुनिया में उसने एक एग्जाम्पल स्थापित किया, उसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव थी। वैज्ञानिक शोध उस पर किया गया, रिसर्च के आधार पर किया गया एक क्रांति थी। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं तो उसी हरित क्रांति की बदौलत हम लोगों को कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, केमिकल
और जो भी हमारे बीच में जो नई विषैले पदार्थ, हाँ, जो फसलें, जो नई प्रजाति की फसलें आई, उसने हमारे शरीर को नुकसान करना शुरू कर दिया। तो अब हम कह सकते थे कि उस समय जब हमारी ज़रूरत थी, जब उसकी हरित क्रांति की ज़रूरत थी, तो उस समय हमारे पास अनाज कम था, इसलिए हम हरित क्रांति को लेके आए। लेकिन जब हमारे पास अनाज ज़्यादा आ गया, तो तब अगर हम उसी को ही अडॉप्ट करते रह गए, तो आज जिस स्थिति में पहुँचे, हमारे शरीर में जो जो बीमारियाँ हैं, उसी क्रांति की वजह से, उसी वैज्ञानिक रिसर्च की वजह से, खोज की वजह से ये हम झेल रहे हैं। तो उस समय तक वो ठीक थी, लेकिन फिर हमारे को एक टाइम पे हमें फिर से एक बदलाव की जरूरत थी, जिसको हमने समय से नहीं वो किया। तो इस तरह से हम एक छोटा सा एक उदाहरण है हरित क्रांति, जो कि हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक खोज ने हमें अच्छा किया, फिर उसके बाद हमने ही उसको नुकसान करना शुरू कर दिया, क्योंकि हाँ, वो लालच आ गया हमारे को कि हमें फसलें, पहले हमारे को पेट भरने के लिए फसलें चाहिए थी, लेकिन अब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो करने के लिए जब हमने उसको अडॉप्ट किया, तो वो हमें नुकसान करने लगी। तो इसी तरीके से विज्ञान की खोज एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये भी एक मुद्दा है। तो ऐसे में अगर हम पर्यावरण के उसमें रहें, अपनी इच्छाओं को, अपने लालच को काबू रखें और विज्ञान को केवल उस हद तक लेके आएं जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो, तो एक टाइम के बाद वो विज्ञान हमारे लिए वरदान, सामंजस्यता बनी रहनी चाहिए। हाँ, विज्ञान वरदान है, लेकिन वो अभिशाप बन जाता है जब हम उसका वेजा इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, जब हम पढ़ते थे तो विज्ञान अभिशाप है या वरदान, ये सवाल हमने अक्सर अपने उसमें कि सिलेबस में सुना है और हमारा उसका जवाब भी दिया जब हमारे एग्ज़ाम होते थे। और आज ये शायद एग्ज़ाम हमारे जीवन का सही एग्ज़ाम है, जिसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और ये सवाल आपने भी जो भी इस इंटरव्यू को सुनेगा, चाहे भी किसी भी स्तर पर सुने, उसको भी ये सवाल अक्सर अपने जीवन में एक बार जरूर रूबरू होना पड़ा होगा। और राजू जी ने बड़ा अच्छा बात कही कि भाई, जब हम विज्ञान को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो सही काम करता है, और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारा दुरुपयोग के हिसाब से परिणाम लाते हैं। हमारे परिवारों में आज की डेट में आप देख रहे हैं, बीमारियों का बड़ा एक हजूम बनता जा रहा है, हमारे परिवार के सदस्य बीमार होते जा रहे हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म होती जा रही है, और तमाम तरह की जो दिखते हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, आप भी समझ पाते हैं। बात करते हैं इसमें, जब इन दोनों विषयों की बात आती है तो चेतना का एक बड़ा सेगमेंट रहता है, क्योंकि ये सारी बात चेतना से संबंधित है। जो आदमी थोड़ा चेतन होकर बात कर रहा है तभी वो ये बात कह पा रहा है। अगर आप इससे सहमत हैं तो इनलाइटमेंट को आप क्या मानते हैं? क्या है इनलाइटमेंट आपकी नज़र में, किसी व्यक्ति की या किसी वर्ग की? देखिए, उस विषय पर मेरा बहुत ज़्यादा अध्ययन तो नहीं है, और मतलब मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसके आधार पर मैं ये तो मानता हूँ कि सब कुछ हमारे को एक शक्ति जो है वो चला रही है, गवर्न कर रही है। लेकिन वो शक्ति किसी आकार में है, किसी उसमें है, वो सब मुझे जानकारी नहीं। हाँ, जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उस चीज़ का महसूस नहीं किया या मैंने देखा नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई, अध्यात्म और ये सब चीज़ें एक लेवल है, उस लेवल पर बहुत आसानी से पहुंच पाना मुश्किल है, और आम व्यक्ति या जो अपने परिवार के या बाकी जंजावतों में फंसा हुआ है, उसके सामने तो रोजी रोटी का जो वो रहता है, तो उस लेवल पर वो सोच नहीं पाता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू कर लेता है, मुझे लगता है कि इच्छाओं को और लालच को काबू कर ले, तो वो उससे बड़ा अध्यात्म उसके लिए, उससे बड़ा इनलाइटमेंट उसके लिए कुछ नहीं है। क्या बात? उसके लिए कुछ नहीं है। अगर वो उसी मतलब जिस अपने प्रकृति के बारे में सोचे, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचे, और धरती के बारे में सोचे, जानवरों के बारे में सोचे, तो वो एक तरह का एनलाइटमेंट है। उसको आप आंखें बंद करके और ये सब करके मंदिर में खड़े होके, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होने वाला है। दोस्तों, दो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त राजू स्वाजवान जी ने हमें बताई है कि एनलाइटमेंट की जो प्रक्रिया है वो किसी भी रूप में हो सकती है, घटित जागृति इसको बोल सकते हैं। आदमी के आत्मा की जागृति को ही एनलाइटमेंट बोला गया है। और जागृत आत्मा तभी हो सकती है जब वो जो हमारे जो लालच हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासनाएं हैं, जो तमाम तरह के हमारे अवगुण हैं, अगर हम उस पर 1% भी काबू पा लेंगे तो 1% हमारी एनलाइटमेंट हो जाती है। बिल्कुल।
और 2% करते तो 2%, 100% कर लेते 100%, और जो जिसका 100% इनलाइटमेंट हो गया उसको प्रकृति समझ में आ गई। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आदमी अपने जो दैनिक रूटीन के जो जिम्मेवारियाँ उससे ही बाहर नहीं निकल पाता, तो बाकी चीज़ों पर ध्यान देना उसके लिए आसान नहीं हो पाता। फिर भी एक देखो, ये तो लेमैन की बात है, जो शीर्ष पे जो लोग बैठे हैं वो इसको कैसा देखते हैं आप? तो क्योंकि उस लेवल के लोगों को डील भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उस पर रिसर्च भी करते रहते हैं, उनसे मिलना मिलाना भी रहता है, उनका क्या रुझान रहता है इन विषयों पर? वो क्या सोचते हैं इस विषय पर? या कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या वो आप जैसा हम जैसा सोचते होंगे? आपकी है कोई मुलाकात रही है उन लोगों से, चर्चा पर चर्चा? जी, कुछ लोग हैं, मतलब वो होता है कि उनका एक अपना स्तर है, वो लालच को और बाकी चीज़ों को दूर रखते हुए एक आम जीवन जी रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं। तो अगर वो उस लेवल पे जाकर करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका एक है वो एसेट्स हैं समाज। हाँ, वो समाज के लिए ज़रूरी भी हैं, वो उनको देख के लोग प्रेरित भी होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे लगता है कि ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो मैं लालच की बात बार बार कह रहा हूँ, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसमें लालच बहुत तरह के हैं, ये नहीं है कि हमें पैसा ज़्यादा कमाना है, विषय अलग अलग। हाँ, अलग है। कुछ लोग नाम कमाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब लालच, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाने का लालच होता है, पैसा कमाने का, परिवार का। तो परिवार के प्रति या अपने नज़दीकी लोगों को प्रमोट करने के लिए उसमें फंसे रहते हैं। तो शीर्ष पर हों या आम लोग हों, मुझे लगता है कि अभी उस लेवल पर हमारे लिए पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है। बहुत गिने चुने लोग ही ऐसे पहुंच पा रहे हैं जो कि शीर्ष पर भी हैं और उदाहरण भी पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की गिनती मुझे बहुत कम लगती है। एक दो अगर कोई ऐसा नज़र में आ जाए तो एकदम से मैं कह नहीं सकता। मतलब कि अभी आप इस पशुपेश में है, इस कश्मकश में है कि भाई बहुत शीर्ष पे बैठा आदमी भी इलाइटन हो, वो जरूरी नहीं है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि इलाइटमेंट का जो प्रक्रिया है वो किसी भी सूरत में किसी भी घटना के साथ घटित हो सकती है, और जैसे वो घटित हो जाए उसका एक तरीका आपने बताया कि भाई आप 1% अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो 1%, 100% कर लेते हैं 100%। इसका कोई तरीका है हमारे पास? आप तो इस पर रिसर्च करते हैं। तरीका मुझे लगता है कि हमें मतलब इन अवगुणों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बाई प्रैक्टिस किया जा सकता है या कुछ और तरीका हो सकता है? कुछ आपकी नज़र में ऐसा कुछ तरीका? तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब प्रकृति पे बोझ तो है ही ना फिर ये। हाँ, मुझे लगता है कि जब हम थोड़ा बहुत, जैसे आप बार बार ब्रेड बटर की बात कर रहे हैं, जब हम उस स्थिति में मतलब उससे थोड़ा सा हम ओवरकम कर लेते हैं, हाँ, ओवरकम कर लेते हैं, तो हमें उस एनलाइटमेंट जिसे आप कह रहे हैं वो उस ओर हम जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के समस्या तो ब्रेड एंड बटर ही है, उसके बाद वो उस लेवल पे जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई आपको जो आप लालच या लोभ या जिस भी उसमें फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलकर आपको एक नई दुनिया में आना चाहिए, जहाँ पर सब समान हो, कोई गरीब और अमीर वाली बात ना हो, हम हर उसके प्रति प्रेम की बात करें, हिंसा की बात ना करें, घृणा की बात ना करें। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को आगे आना चाहिए जो वाकई उसमें पहुंच चुके हैं, उस जोन में। हाँ, जोन में पहुंच चुके, उन लोगों को आगे आना चाहिए और समझाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें काम जो है एक मतलब छोटे से ही करना पड़ेगा, बचपन से ही हमें करना पड़ेगा। इस काम के लिए हमें माँ बाप को समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैं लालच की बार बार बात करता हूँ, मैं कई जगह ये बात कहता भी हूँ कि जैसे ही हम कोई बच्चा देखते हैं उसकी तरफ हम टॉफी बढ़ा देते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, तो हमने उसके अंदर लालच पैदा कर दिया। हम किसी के घर में जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तो हम अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, तो बच्चों की नज़र उस पर रहती है, तो वो उसके अंदर हमने लालच पैदा कर दिया। तो वहाँ उस लेवल पर अगर हम काम करना शुरू करेंगे, उस बच्चे के ही दिमाग को हम अगर बदलना शुरू करेंगे, तो आगे आने वाले 2-3 पीढ़ी के बाद, 4 पीढ़ी के बाद शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा एक रूट पे काम करने की जरूरत है। हाँ,
सबसे नीचे के लेवल पे बच्चे को, मतलब हमें उसको उसके अंदर का जो लालच है उसको जगाना नहीं पड़ेगा। उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि तू ये काम करेगा तो तुझे ये मिलेगा। उसे बताना पड़ेगा तेरे तुझे ये काम करना है। तो लालच दे दिया अगर आपने कि नहीं, तू अगर चलना सीखेगा या कुछ मेरे लिए लेके आएगा तो मैं तेरे को ये दूंगा, तो उसके अंदर वो लालच आ जाएगा। उसको समझे, उसको लगेगा कि गिव एंड टेक ही एक रास्ता है कि हमें आगे बढ़ना है। तो वहां से अगर हमारे को काम करना पड़ेगा तब जाकर हम एक स्थिति पर आ सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा अच्छा सबमिशन, बड़ा सा समाधान राजू भाई ने हमें दिया है। इनका ये मानना है कि अगर आप रूट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं जीवन में, बच्चों के, परिवार के सिद्धांतों पे, या मौलिक हमारे सिद्धांत है, नैतिकत सिद्धांत है, हमारे पारिवारिक सिद्धांत हैं जो हमारे, उन पे अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो है, इसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर किया जा सकता है। और जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी या सालों दर साल जब ये आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तो ये प्रैक्टिस में आ जाती है और फिर ये समाज में एक बड़ा रूप ले लेती हैं। बच्चे को पता होना चाहिए कि पढ़ना मेरी ड्यूटी है। उसको ये नहीं समझाना चाहिए कि तू पढ़ेगा तो हम तेरे को ये देंगे, तू पढ़ेगा तो तू इतना बड़ा आदमी बनेगा। उसको समझ में आना चाहिए कि पढ़ना मेरी ड्यूटी है। वो आगे जाके मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा तो बात की बात है। होता भी यही है कि आगे जाके वो क्या बनता है, पढ़ता क्या है, बनता क्या है। लेकिन अगर हम आप उसको नहीं तुझे अगर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है या ये बनना है तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपने लालच पैदा कर दिया। तो वो फिर कहीं ना कहीं वहीं हमारा जो सिस्टम है वही गड़बड़ है। तो उस रूट पर काम करने की जरूरत है। बड़ी ज़बरदस्त अनुसंधान की बात है ये कि जड़ों पे काम करना हो तो, और जड़ों पे आपने अगर आगे काम कर दिया तो बाकी की जो चीज़ें आपके जीवन से संबंधित है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। इसके ऊपर आपके नोटिस के लिए बताना चाहूँगा और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जीवा इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जीवा शिक्षण संस्थान, ऋषिपाल चौहान जी इस पे बीते 30 वर्षों से बड़ा अच्छा अनुसंधान के साथ काम कर रहे हैं। हम उनको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस रूट को अभी तक कायम रखा। वो वैदिक साइंस को भी, और साइंस और सुपर साइंस दोनों के विषयों को अपनी शिक्षा के जो भी उनके पाठ्यक्रम है उनके अंदर लॉन्च करते हैं, उनको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने भी, मैं जब लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू किया तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, आप सुनिएगा उसको, और उसमें आपको हर चीज़ महसूस होगी कि भाई हाँ, उन्होंने उस लेवल पर काम किया है। वो हमारी प्रेरणा है इस मामले में। अभी विज्ञान और हमने इसके अलावा हमने अनुसंधान और तमाम तरह के विषयों पर सिद्धांतों की बात करी। राजू सागवान अपने जीवन को कैसे देखते हैं? राजू सागवान जो वर्ड, हम बार बार सागवान और सागवान में ज़्यादा फर्क नहीं है, सजवान जो वर्ड है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। तो ये अपने जीवन को कैसे देखते हैं? इनका क्या मोटो क्या है आपका जीवन का, और क्या आप वाकई में सेटिस्फाइड अपने जीवन से? देखिए, सेटिस्फेक्शन होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सेटिस्फाई जो आदमी हो गया तो उसके अंदर वो उसके अंदर काम करने की वो खत्म हो जाता है। तो जो एक लालच का जो लेवल है वो भी सेटिस्फेक्शन भी है। तो मतलब इतना लालच तो होना ही चाहिए आदमी को कि वो गतिमय बने रहे। हाँ, और बात ये है कि वो लालच किसके प्रति, अगर मैं समाज के प्रति सोच रहा हूँ कि भाई नहीं मुझे इसलिए काम करना है क्योंकि मैं समाज के प्रति काम करना चाहता हूँ, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो जहाँ तक बात संतुष्टि की है, तो संतुष्टि तो कहीं नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो जिस लेवल पे मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने जहाँ से शुरुआत करी उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं ठीक जगह पर और सही जगह पर हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ के लोग हैं या जिन्होंने शुरुआत की वो कुछ जगह पर जाकर एक रुक गए हैं, स्टैग्नेंट हो गए हैं। लेकिन मैंने हमेशा बदलने की सोची। मैं एक के बाद एक शहर में चला गया, शहर बदले मैंने, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के बाद अब जिस ग्रुप में हूँ वहाँ मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं देश के लगभग अब तक आधे देश में तो लगभग मैं घूम चुका हूँ। और मुझे वहाँ पर ये समझने का मौका मिला कि नहीं, दुनिया ये नहीं ये भी है। क्योंकि मैं पहली बार जब ट्राइबल्स के बीच में गया तो मुझे लगा कि अरे हम तो कहाँ बैठ के हम पत्रकारिता को किस लेवल पे सोच रहे थे, लेकिन वहाँ तो जहाँ पत्रकार का मतलब वो उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि भाई किस लेवल पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। विकास का मामला है। हाँ, विकास भी है और उनके जीवन की शैली है, उनका रहने का तरीका है। ये सब समझना मेरे लिए, किताबों में पढ़ा था, कुछ फिल्मों में भी देखा, लेकिन जब आप कुछ चीज़ को लाइव देखते हैं, जीवित देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि
ये एक मतलब उसको उसका एहसास होता है, यथार्थ जीवन। हाँ, यथार्थ जीवन। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस लेवल पर अभी मैं हूँ मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। और बाकी ये है कि इससे आगे का अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं भी मौका मिलता है कुछ करता है, मैं हमेशा बदलाव की तरफ देखता हूँ। कहीं मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उसके लिए कोशिश करता हूँ और आगे चीज़ें समझने के लिए, समाज के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाने के लिए। आप मेरे एक दोस्त हैं अजीत राठी हैं, तो वो मजाक में ये बात कहा करते थे, लेकिन मैं हमेशा उसको सीरियसली मैंने लिया है। वो ये कहते थे कि समाज का ज्ञान किताबों से नहीं मिलता है, वो समाज के बीच बैठने से मिलता है। बहुत सुंदर। तो वो आपको अपना दायरा इस लेवल पे बैठना पड़ेगा, किताबों से भी बाहर निकलना पड़ेगा, समाज के बीच में एक एक लोगों के बीच में उनसे अलग अलग पहलुओं के बीच में समझना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि काम करने की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, और मैं जितना ज़्यादा काम करूं उतना ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं ये मानता हूं कि काम हमेशा अपने लिए किया जाता है ना, ताकि मेरी काम करने की प्रवृत्ति बनी रहे। तो मैं लगा हूं, देखता हूं कहां तक क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल शब्दों को और भावनाओं को राजू साजवन जी ने हमारे बीच आज साझा किया है, और इनका ये मानना है कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए विनाश की ओर नहीं जाना है, और विकास के साथ जो विज्ञान की प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट करके चलने की जो प्रक्रिया है उसको संजीदगी के साथ आगे लेकर चलना है, ताकि कि विकास के साथ साथ विनाश ना होने पाए, और जिस चीज़ के लिए हम चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं हम उसका सदुपयोग या उसका उपयोग ही ना कर पाएँ, उसके लायक ही ना रह पाएँ, तो फिर उसका होना ना होना हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक बात। अब किन किन ग्रुपों के साथ जुड़े रहे, और अभी भविष्य में कुछ और प्लान कुछ है माइंड में, कुछ चल रहा है बैकएंड पे, या बस अभी कुछ अवसर की तलाश है, या हो सके मिल जाएगा तो किस किस ग्रुप के साथ रहे आप कुछ बताएं हमें। तो सबसे पहले मैंने शायद 94-95 के आसपास एक तो लोकल अखबार था राष्ट्रीय धारा, वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करी। तो उन्हीं दिनों दैनिक जागरण फरीदाबाद में आ रहा था, जगन्नाथ गौतम थे उनके साथ। तो वहाँ उनको मुझे लगा वो क्योंकि लोकल अखबार पढ़ते थे तो उनको लगा कि शायद ये लड़का कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे बुलावा भेजा, मैं उनके पास गया। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया, और फरीदाबाद में ही मुझे करीब 13-14 साल के करीब रहा मैं। और इसी दौरान मैंने बीच में एक बार भास्कर में भी थोड़े समय के लिए काम किया। उसके बाद मैं 2007 में हिंदुस्तान अखबार है जो, तो फरीदाबाद में उसको ढूंढ रहे थे कुछ साथी, तो मुझे पता चला, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो मैंने दैनिक हिंदुस्तान में शुरू किया। तो दैनिक हिंदुस्तान में रहते हुए, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि किसी बड़े कैनवास पे काम करने की, किसी बड़ी जगह पर या किसी उसमें। तो मैं हमेशा लगातार कोशिश करता था, इवन जागरण में भी मैं कोशिश करता था कि मैं दिल्ली में काम करूं और किसी एडिटर टाइप, हाँ, एक बड़े लेवल पे काम करूं। तो तब मैंने हिंदुस्तान में बात करी। तो हिंदुस्तान में मुझे उस समय आरुषि हत्याकांड हुआ था, तो मुझे कुछ समय के लिए नोएडा भेजा गया। तो नोएडा में मैंने काम किया। तो यहाँ हिंदुस्तान में भी मैं प्रभारी के तौर पर था, और नोएडा में भी मैं प्रभारी के तौर पर था। फिर वहाँ से मुझे दिल्ली में रिपोर्टिंग के मौका मिला हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में ही मैंने वहाँ पे अलग अलग पदों पे काम किया, रिपोर्टिंग में ही रहा, लेकिन अलग अलग पदों पे काम किया। फिर उसी समय मुझे दैनिक जागरण में फिर से काम करने के लिए मौका मिला, तो मैंने दिल्ली में ही कुछ समय वहाँ काम किया जी। तो इन बिटवीन कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मुझे कुछ समय के लिए फिर से फरीदाबाद आना पड़ा। 2014 के शायद आसपास की बात है। फिर लेकिन उसी समय फिर मैंने भास्कर में, दैनिक भास्कर का एक बिजनेस का वो था, वेबसाइट थी बिजनेस के लिए, मनी भास्कर करके। तो वो उनको एक आदमी की ज़रूरत थी, तो मैंने उनसे बात करी, तो वहाँ मैं हो गया। तो वहाँ दैनिक भास्कर में मैं करीब 3-4 साल रहा। तो वहाँ मुझे और एक अपने आप को एक्सपेंड करने का मौका मिला। जब मैं फरीदाबाद में था तो मैं यहाँ लोकल लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जर्नलिज्म कर रहा था। जब मैं दिल्ली गया तो मैं स्टेट लेवल की जर्नलिज्म कर रहा था। इवन मुझे जब केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ उस समय मैं वहीं उस समय काम कर रहा था। तो वहाँ से फिर मुझे जब दैनिक भास्कर में आया तो यहाँ बिजनेस जर्नलिज्म जो है वो मुझे बार बार ये बात
लगती है कि बिजनेस जर्नलिज्म जो है सही मायने में नीतियों को समझने वाली जो जर्नलिज्म है वो बिजनेस जर्नलिज्म है। वरना आप जो है लोकल लेवल पे जो काम करते हैं उसमें अपने नेताओं के बयान लेना, अधिकारियों के बयान लेना और इस तरह की चीज़ें ही उसी में ही सिमट के रह जाते हैं। लेकिन जब बिजनेस जर्नलिज्म में जाते हो तो आपको नीतियों के बारे में बात करनी होती है, समझाना होता है कि भाई नीतियाँ क्या बन रही हैं, कैसे बन रही हैं। तो वहाँ से मुझे मेरा एक नए तरीके से एक्सप्लोर हुआ। फिर वहाँ से फिर मुझे इसमें डाउन टू अर्थ में आने का मौका मिला। तो डाउन टू अर्थ के बारे में बता ही चुका हूँ आपको। दोस्तों, पत्रकारिता की बड़ी अच्छी यात्रा रही है और उन्होंने तमाम तरह के छोटे बड़े समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। किन किन विषयों पर आप लिखते रहे हैं और चर्चा पर चर्चा आपकी रही? किन विषयों को आपने रुचि रुझान के साथ आगे लेकर समाज को दिया है? जब जागरण में था तो फरीदाबाद में भी मैं तकरीबन हर उस पे काम करना होता था, करते भी थे। अपराध से लेके, राजनीति से लेके, विकास से लेके, विकास के मुद्दों से लेके इस पे। लेकिन जो रुझान था वो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि मैं ये बार बार ये मानता था कि भाई कोई भी बात करें, हम किसी को भी रिपोर्ट करें तो एक कमजोर का पक्ष हो, किसी ऐसे मुद्दे पर बात हो जो कि उपेक्षा का शिकार हो। तो इसलिए और फिर उन्हीं दिनों मैं कोशिश ये करता था कि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उस पर भी लगातार बात हो, क्योंकि वो बात हो नहीं पाती थी, हम राजनीति पे ज़्यादा चले जाते थे। लेकिन इन बिटवीन जितने भी मैंने उस पर काम किया, जैसे शहरी विकास के मुद्दे हो गए, दिल्ली में भी जाते हुए मैं पानी के मुद्दे पे काम करता था, वहाँ पे मुझे बिजली के भी मुद्दे पे काम करने का मौका मिला। तो राजनीति और अपराध को छोड़कर बहुत मतलब हल्का मैंने राजनीति और अपराध को लेके काम किया, लेकिन बाकी मैंने जितने भी मुद्दे हैं उस पर स्थानीय लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम किया। आपका रुचिकर विषय कौन सा है? रुचिकर विषय ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे ऐसा जरूर होता है, ऐसा लगता है कि जनहित के मुद्दों पे काम होना चाहिए, सरोकारों के मुद्दों पे काम होना चाहिए। जो रिपोर्टिंग है या जो भी पत्रकार का जो मुद्दा है का ध्यान होना चाहिए, वो जन सरोकारों का मुद्दा होना चाहिए। उसमें पर्यावरण भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकती है, आपके रोजगार हो सकता है। देखिए पिछले कुछ सालों से हम रोजगार पे बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें पर रिपोर्टर का या पत्रकार का ध्यान होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मीडिया के क्या गुण होने चाहिए? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल मीडिया ग्रुप हम रन करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे परिचित लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं और आपके माध्यम से संदेश लेने देने का प्रयास करते हैं। तो एक जागृत पत्रकार क्या होना चाहिए, क्या गुण होते हैं उसके अंदर, क्या मानते हैं आप, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस पेशे में हैं? जागृत पत्रकार या जो भी रिस्पॉन्सिबल पत्रकार है, उसे जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, वो रिपोर्ट तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे की जो सच्चाई है, उसके पीछे के जो मुद्दे हैं उस पर जरूर जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उन मुद्दों को लेके आएँ जो कि दिख नहीं रहा है, जो समाज के ऊपर। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कमज़ोर के साथ खड़े हों किसी भी उसके। और केवल यही नहीं कि आपने खबर लिख दी, उसके बाद अगले दिन फिर आप दूसरी खबर पर भाग पड़े, आपने नाम कमा लिया, बायलन हमारे यहाँ बोलते हैं कि बायलन ले लिया, उसके बाद अगले दिन से आप दूसरी खबर पर जुड़ गए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस आदमी के साथ आप, जिस आदमी के लिए आपने रिपोर्ट की है, जिसका वो किया है, उसके बेहतरी के लिए आप और भी कोशिश करें। जैसे कि आप खुद तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई सामाजिक संस्था नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनको उनसे मिलवाइए ताकि वो उनका बेटरमेंट हो। किसी भी कमज़ोर पक्ष को आप अगर सहायता पहुंचा पाते हैं अपने कलम के माध्यम से, तो वही एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया समझ में आती है। दोस्तों, राजू साजवान जी ने हमें जिन विषयों पर चर्चा करके अपना अनुभव साझा किया, उसके लिए हम इनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी चर्चा करी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के ये गुण होने चाहिए कि उसको हर वर्ग से संबंधित अपनी बात को सही तरीके से कहकर, समझकर उसको प्रचारित करना चाहिए। और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की भूमिका निभाते हुए उसको अपना धर्म और जो उसका कर्तव्य है उसका ध्यान रखना चाहिए। सेंसेशन से बचना चाहिए। सेंसेशन से बचना चाहिए। सेंसेशन के ये फिर विषय थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। तो
फिर उसमें बाजारवाद हावी हो जाता है, उसमें एक आदमी को बैलेंस कैसे बना के रखे, फिर उसके ब्रेड एंड बटर की भी समस्या हो जाती है, फिर उसमें क्या करना चाहिए आदमी को, आप क्या कहते हैं फिर? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ब्रेड एंड बटर तो अपनी जगह पर है, वो होता भी है आदमी। ब्रेड एंड बटर को आप अन्यथा ना ले, ब्रेड एंड बटर का मतलब ये है कि उसके परिवार की जो जिम्मेवारी है उसको, हाँ, जो रोजी रोटी है, जो रोजी रोटी, उसको हिंदी में हम रोजी रोटी बोलते हैं, वो बनी रहनी चाहिए। वो समस्या है, लेकिन आपको आपके अंदर अगर, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर पत्रकारों या पत्रकार जगत में 2 सेगमेंट साथ साथ चल रहे हैं आज की डेट में, आप देखा होगा आपने भाई, बाजारवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग का सेगमेंट बड़ा हैवी रहता है, और इधर से बैलेंसिंग जब संपादकीय या एडिटोरियल के अलावा जो तमाम तरह के विषयों पर जब लिखना होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमने भी व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया, और आप भी देखते हो कहीं ना कहीं उस पर रहता है उसका प्रेशर, भाई कोई सही चीज़ नहीं आ पाती उसमें, तो फिर उसमें कैसे करें, फिर बैलेंस कैसे बनेगा? नहीं, वही मुझे लगता है कि मेरे एक संपादक थे, वो समझाते थे कि पत्रकार का सबसे पहला काम पाठक को तो समझाना ही है, लेकिन उससे पहले आपको अपने संपादक को समझाना है कि भैया ये स्टोरी कितनी मायने रखती है। तो ये जरूर है कि आपको लगता है कि यार संपादक जो बोल देगा या मालिक जो बोल देगा हमें वही करना है। आप अगर, आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर अगर फैक्ट्स ढूंढने की क्षमता है, आप अगर तथ्य ढूंढ पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप संपादक को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये स्टोरी वाकई बड़ी स्टोरी है। तो पत्रकार को कोशिश ये करनी चाहिए, वो सब चीज़ अपनी जगह पर हैं कि आपको जो बोल दिया गया है, साइन कर दिया गया है, आपने वो करना है, लेकिन आप जनहित के मुद्दों पे, जन सरोकारों के मुद्दों पर यदि तथ्यात्मक रिपोर्ट करते हैं तो कोई संपादक नहीं रोक सकता, मेरा एक पहला मानना है। दूसरी बात यह है कि जरूर हो सकता है कि वो उस लेवल पर आपको संपादक को लगे नहीं ये सब नहीं है, तो आप उसको किसी और अखबार में, बहुत से ऐसे भी अखबार हैं जो कि नामचीन नहीं है या बड़े उसमें नहीं है, तो आप उनको देकर वो स्टोरी, कम से कम खबर को मत मरने दीजिए, आप काम कीजिए, वो जो कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है वो उसको आप अपनी जगह पर रखिए, लेकिन आपके अंदर जो जिज्ञासा है, आपके अंदर जो वो है, जुनून है पत्रकार बनने का, जो आपने जिस वजह से आप पत्रकार बने हैं, उसको बनाए रखने के लिए आपको तथ्यों पर जाना पड़ेगा, फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि संपादक ने जो बोला हो इसलिए बोल दिया हो कि आपने वाकई तथ्यात्मक स्टोरी नहीं की हो, तो तथ्यों पर आप चले जाएंगे तो संपादक की नहीं रोक सकता उसको। दोस्तों, बड़े बढ़िया तो वर्ड थोड़ा हल्का ही हो जाएगा, बड़े अनुभवी जो इन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा करे हैं, और जो इन्होंने समाधान बताए हैं जो समस्याओं के, जिनसे हम रोजी रोटी की बात करें, रोज़गार बेरोज़गारी की बात करें, पर्यावरण की बात करें, या तमाम तरह के विज्ञान की बात करें, या उससे सदुपयोग दुरुपयोग की बात करें, या राजनीति और जो शीर्ष पे बैठे जो लोग हैं उनकी चेतना की बात करें, तमाम तरह के विषयों पर आज हमने चर्चा करी। हम इनका फिर धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे बीच आए, इन्होंने इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन को अपना समय दिया, जिसमें द राइट पीपल के माध्यम से हम रिस्पॉन्सिबल मीडिया ग्रुप के उन चर्चित परिचर्चित लोगों को इंटरव्यू कर पा रहे हैं। इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन और द राइट पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें क्या, या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे लिए आपका क्या एक रिसर्च को भी आपके हैं ही, तो आपका 10-15-20 मिनट के अंदर, वैसे कहते हैं, वैसे तो हम पुराने भी जानते हो आप मेरे को, तो उस पर आपका क्या भावना है, या क्या ब्लेसिंग्स हैं, या जो भी आप क्या ठीक समझते हैं कुछ? अब देखिए, मैंने तो यहीं बैठकर ही जाना कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस स्तर पर काम हो रहा है तो मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए, मैं इसीलिए बार बार आपकी बातें सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था। तो आपके तरह काम करने वाले लोगों की समाज को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। थैंक यू। तो आप भी लगिए, और भी जितना भी आप सहयोग और लोगों से ले सकते हैं, मुझे भी कहीं ज़रूरत पड़े तो मुझे भी बताइएगा। तो इस काम को बढ़ाइए आगे, देखते हैं। अब तो कुछ ना कुछ ज़रूरी नहीं कि जो चाहते हैं मिल जाता है, लेकिन हाँ, चाहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इस पे हमारा पर्सनालिटी का जो पंचलाइन है वो आर यू एसेट और लायबिलिटी है, और हमारे बीच जो राजू साजवान जी हैं वो एक एसेट है समाज की, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम इस शख्सियत को, इस शख्स को, इस पर्सनालिटी को एज ए एसेट हम कुछ लायबिलिटी देने का प्रयास करेंगे भविष्य में, जो ये ले पाएंगे ईजीली, एमिकेबली। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये हमारे साथ बने रहे, हमारे प्रोजेक्टों को अपना अनुभव साझा करते रहे, उनमें एज ए एक्सपर्ट आएँ और अपनी एक्सपर्टीज़ से हमारे को रूबरू कराते रहे, और हमारे जो मेन चैनल हैं, जो हमारा जो कोर टीम है, उसका हिस्सा बन के रहें,
सो दैट कि हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए जो भी साथी लोग हैं उनको प्रेरणा मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं RMG के इस एपिसोड को विराम देता हूँ। नमस्कार।